Welcome everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss day one, second question paper. Okay, it was a theoretical question paper which consisted of 4 questions. So let's start discussing them. Let's, let me share the screen first. Okay, so first tutorial test part 2 with solution. Okay, first. Okay, so here is the right algorithm for decision tree induction. First question is right algorithm. ठीक है, तो हमें decision tree induction के लिए algorithm लिखना है. तो decision tree का algorithm पहले किसने निकाला, कैसे आया, हम वो देखते हैं. ठीक है, तो एक मशीन रिसर्चर था जिसका नाम था जे रॉस क्विनलिप. 1918 में उन्होंने एक डिसीजन ट्री नाम की मेथड एल्गोरिथम को डेवलप किया जिसको हम ID3 भी कहते हैं, जिसका मतलब था इटरेटिव डिचॉटोमाइजर. ठीक है, तो उसने बाद में इसी चीज को और थोड़ा इम्प्रूव करके प्रेजेंट किया हमारे सामने, जिससे हम कहते हैं C4.5. और ये एक ID3 का सक्सेसर था. इसको हम एक ग्रीडी अप्रोच कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें जो ट्री कंस्ट्रक्ट होते हैं वो रिकर्सिव मैनर में टॉप से डाउन जाते हैं. ठीक है, और डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड को फॉलो करते हैं. तो हम जैसे कि इसका एल्गोरिथम देख सकते हैं, हमने इनपुट पुट किया डी, सेट ऑफ n क्लासिफाइड इंस्टेंसेस. ठीक है, n क्लासिफाइड इंस्टेंसेस का जो कि एक सेट है और उसमें m एट्रीब्यूट्स कंटेन कर रहा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिसीजन ट्री इन द रैंडम फॉरेस्ट, हमने उसकी वैल्यू डाल दी 1 to 8. और इसका आउटपुट क्या है, मेटा डिसीजन ट्री मॉडल. तो फंक्शन क्या क्या डाले हमने, मेटा डिसीजन ट्री इंडक्शन के दो हमने फंक्शंस में वैल्यू पास कराई. उस फंक्शन का नाम हमने वो बनाया वेरिएबल, जिसको हमने बिल्ड रैंडम फॉरेस्ट, और वापस वही दो फंक्शंस लिखे. z इक्वल्स टू हमने कुछ वैल्यू डाली. फॉर हमने फॉर लूप लगाया कि i से लेकर के लैम्डा l तक, जो कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट जिसकी वैल्यू थी 128, वो क्या डू करेगा कि जो ट्री टू टेबल है वो बनाता जाएगा. ठीक है, और z और t का इंटरसेक्शन जब जब होगा. ठीक है, फिर हम एंड फॉर लूप को एंड कर देंगे और डी न्यू बनाएंगे जिसमें टेबल टू इंस्टेंसेस आएंगी और वो z को उसमें z पास करेंगे हम. और जब जब हमने ये जो न्यू देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है. ठीक है, टेबल टू इंस्टेंसेस का, जिसमें z वो हमने वैल्यू डाली थी, जो t क्या है, बिल्ड डिसीजन ट्री, और हमने डिसीजन ट्री बना दी. हमने दो नए फंक्शन इन बिल्ड फंक्शंस का यूज किया है, जैसे टेबल टू इंस्टेंस और बिल्ड डिसीजन ट्री, जिसमें हमने न्यू ये पास करा दिया, हमारा न्यू ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था डी न्यू करके, और ये एक डिसीजन ट्री हमारे बना देगा. और ये फॉर लूप हमने जो चलाया 1 से 28 तक जितने भी इंस्टेंसेस हैं हमारे, वहां तक वो जाएगा. ठीक है, और हमने रिटर्न करा दिया टी. ठीक है, सो ये है हमारा एल्गोरिथम डिसीजन ट्री का. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि था हमारा व्हाट इज एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, एक्सप्लेन 3 ऑफ देम. एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर किसे कहते हैं, तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर इज अ heuristic for choosing the splitting test that best separates a given data partition D of a class labeled training tuples into single classes. If it can split D into smaller partition as per the result of the splitting criteria, ideally every partition can be pure. Okay, so एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर हम उसे कहते हैं जो कि हमें गिवन डेटा सेट्स में से बेस्ट एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम उस क्लास की लेबलिंग कर सकते हैं, उस डेटा को लेवल वाइज हम उसे अरेंज कर पाते हैं. ठीक है, आइडियली ऐसा पार्टीशन जो कि सबसे प्योर होता है वो सबसे पहला हमारे आता है. जैसे कि हमने थ्योरी उसमें सॉल्यूशन जो हमने फर्स्ट टेस्ट पेपर में किया था, तो वो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं. उसमें हमने देखा था कि जब हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट हम सेलेक्ट कर रहे थे तो वो एज था. ठीक है, और वो जो एज था वो हमारा सबसे प्योर पार्टीशन था, क्योंकि उसने क्या क्या उसके पार्टीशन में ऐसा टपल था वो जिसके पार्टीशन में हमें सबसे पहले नोड मिला और हमें पता चला कि वो ही हमारा मेन एट्रीब्यूट सिलेक्शन है. तो कंसेप्चुअली जो ये बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है वो सबसे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देता है. और ऐसी मेथड में एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर जो है उसको हम स्प्लिटिंग रूल्स से फाइंड करते हैं. ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रिपल नोड का डिवाइड होगा. ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से 3 पार्ट्स थे. आपने जैसा कि देखा कि
तीन क्राइटेरिया जो हम जानते हैं कि हम उससे स्प्लिटिंग कैसे कर पाते हैं कोई भी डेटा सेट्स का, तो वो तीन बेसिकली हमने अभी अपने क्वेश्चंस में भी सॉल्व करा था और हमें पता है। तो दो तो हमें पता ही है, इंफॉर्मेशन गेन और गेन इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा भी और हम देखते हैं, तो हमें तीन यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे इस क्वेश्चन में। सो पहले तो एक कांस्टेंट वैल्यूड एक स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है बाइनरी ट्रीज के अकॉर्डिंगली, अगर जो स्प्लिट पॉइंट या फिर जो स्प्लिटिंग सबसेट है वो डिसाइड करवाने में हेल्प करता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, हमने एक एलिमेंट को पहले हमने एक रूट नोड बना लिया, उसके बाद उसके सब सब नोड्स भी बनेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली हमें डिसीजन नहीं मिल पाता, एक का मिल गया दूसरे का नहीं मिला, कभी कभी दोनों का ही नहीं मिला। सो कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, जैसे डेटा सेट, जब हम बड़े डेटा सेट्स पे काम करते हैं तो जो जो ट्री नोड जनरेट करते हैं हम किसी भी डी पार्टीशन से, उसको ही हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है वो इंक्रीज होती जाती है, टॉप से डाउन अप्रोच की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ और इंक्रीज हो जाते हैं। तो देयर आर थ्री फेमस एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, जो दो तीन फेमस अभी हमने डिस्कस किया कि दो है ही, इंफॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो एंड गिनी इंडेक्स। तो लेट्स डिस्कस देम। इंफॉर्मेशन गेन क्या है? Used for deciding the best feature that render maximum data about a class. It follows the method of entropy while aiming at reducing the level of entropy. तो हम entropy का level क्या करते हैं? Reduce करते जाते हैं और best feature maximum data को use करते हुए निकालते हैं। ठीक है, हम अगर बोल दें कि let जो n node है वो define करता है tuple का partition D, ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे मैक्सिमम आता है, वही हमारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया का रूट नोड बनता है एन। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट क्या करता है? मिनिमाइज करता है डेटा को। ठीक है, इतना ज्यादा डेटा की बार बार इंफॉर्मेशन, अब जो न्यू डेटा आएगा उसको डिसीजन डायरेक्ट डाल देगा वो, कि अगर उसकी एज इतनी है, अगर उसकी एज इतनी है और अगर वो स्टूडेंट है तो यस ऐसा होने वाला है। ठीक है, मतलब फर्दर फ्यूचर प्रिडिक्शंस करने में बहुत इजी और हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है कि जो हमने सेलेक्ट किया उसमें जो लीस्ट रैंडमनेस या फिर इम्प्योरिटी है, जो अब जो नेक्स्ट हम सब डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, गेन रेशियो क्या होता है? जो गेन मेजर इज बायस्ड अप्रोचिंग टेस्ट, ये एक बायस्ड अप्रोचिंग टेस्ट है कुछ रिजल्ट्स के बीच में, जो कि हमारे एट्रीब्यूट जिसकी हाई नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको चूज करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने माना कि एक एट्रीब्यूट है फैसिलिटेट्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी भी एक ऐसा एट्रीब्यूट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं गेन रेशियो में। अब स्प्लिट ऑफ प्रोडक्ट आईडी कैन रिजल्ट इन अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टीशंस। अब अगर हमने प्रोडक्ट आईडी को स्प्लिट करते हैं, प्रोडक्ट आईडी हमने ले लिया, अब देखो प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई थी, मैंने उसको एट्रीब्यूट सिलेक्शन मिल, उसमें कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीशन हो सकते तुम देख रहे हो, 1 2 3 4, हर एक का अलग अलग पार्टीशन। लेकिन अगर मैंने इसी को किसी और चीज से, जैसे हमने स्टूडेंट है, यस या नो, यस या नो में, तो इसमें सिर्फ दो चीजों से पार्टीशन हो सकता है, यस से या नो से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम उसने आईडी लिया तो वहां पे बहुत ज्यादा पार्टीशन होते हैं, और अगर ईच इंक्लूडिंग और सबका एक एक टपल होगा ही, और इसीलिए जो डेटा सेट है वो क्या नीडेड है कि वो सेट डी में ही डिफाइन हो। ठीक है, और ये होता है गेन रेशियो की हेल्प। नेक्स्ट आता है गिनी इंडेक्स, जो कि यूज होता है कार्ट में। गिनी इंडेक्स एक तरीके से इम्प्योरिटी को कैलकुलेट करता है और कलेक्ट करता है टपल्स को, और देन जिसकी इम्प्योरिटी, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसमें रिडक्शन इन इम्प्योरिटी यानी इम्प्योरिटी की कमी सबसे ज्यादा होती है, वही वाला हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - समेशन ऑफ पी आई का होल स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, जितनी भी उसमें वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और डी यहाँ पे जो पी है वो प्रोबेबिलिटी है टपल का, और डी है उसकी क्लास। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने हैं इंफॉर्मेशन गेन के, गिनी इंडेक्स का, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी के। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन हमने अभी समझा कि वो क्या होता है, अब उसकी हमें लिखनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इंफॉर्मेशन गेन एस निकालते कैसे हम लोग? कभी भी इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए हमें एंट्रोपी निकालनी पड़ती है, मेन क्लास की जिससे हम उसको डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, उसकी एंट्रोपी से हम माइनस करते जाते हैं समीशन ऑफ उनकी प्रोबेबिलिटी अपॉन एंट्रोपी। ठीक है, हर एक का पर्टिकुलर, जैसे मैंने एज का निकाल लिया, अब उस एज में एज थी मिडिल एज, यंग और सीनियर। तो अब यंग, मिडिल, सीनियर तीन थे, तो अब उसमें से 15 में से 5 यंग,
15 में से 5 सीनियर, 15 में से 4 यंग, ठीक है, 15 में से 5 मिडिल एज, ठीक है। तो ये 15/5, 15/5, 15/5 की 3 प्रोबेबिलिटी, उसी में उन सबकी एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करते जाओ और उन्हीं का समीशन, और उसको फाइनली हमें मेन इस एंट्रोपी से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन निकल जाएगा। यहाँ पे एंट्रोपी का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस नेगेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू log 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके टेस्ट 1 के वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे हमने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा गिनी इंडेक्स, और गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस समेशन ऑफ पी आई का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी का होल स्क्वायर। गिनी इंडेक्स एक गिनी इम्प्योरिटी मेजर है जो कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी पर्टिकुलर की डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी को निकालती है कोई भी वेरिएबल के, जो कि गलत गलत तरीके से क्लासिफाई करके, और फिर उसके बाद हम इस मेन गिनी को इससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिडक्शन इन इम्प्योरिटी मिल जाती है, और उस रिडक्शन इन इम्प्योरिटी को हम कंपेयर करके डिसीजन ट्री का क्राइटेरिया स्प्लिट कैसे करना है निकाल लेते हैं, ठीक है। So while building the decision tree, we would prefer to choose the attribute with least Gini index as the root node. ठीक है, तो देखिए जब हम गिनी इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे लीस्ट वाला गिनी इंडेक्स हम चूज करते हैं, ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखें। लेकिन हम अगर रिडक्शन इन इम्प्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी कैसे कर रहे हैं? मेन वाली जो गिनी है उसको हमने जो गिनी हर एक एट्रीब्यूट का कैलकुलेट किया है वेटेड एवरेज वाला, उसको सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो हमारे पास निकल रहा है क्या? रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। अब जब रिडक्शन इन इम्प्योरिटी निकाला है तब हमें ऑब्वियसली जिसमें रिडक्शन इन इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसमें सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी कम है, उस वाले को हम चूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम गिनी से कंपेयर कर रहे हैं किसी को, तो हमें ऐसे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना पड़ता है जिसकी गिनी इंडेक्स सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इम्प्योरिटी, ठीक है। रिडक्शन इन इम्प्योरिटी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डेटा सेट मोर प्योर, हमारे डेटा सेट को ज्यादा और से और प्योर बनाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ग्रुप कितना ज्यादा इम्प्योर है, ओके। इसके बाद देखिए ये जो ये प्लस साइन आपको दिख रहे हैं, ये एक इम्प्योरिटी है, फिर ये थोड़ा कम इम्प्योर है, और ये सबसे कम इम्प्योरिटी है इसमें, ठीक है। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम इन कंसेप्ट्स को यूज करके प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाता है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स यानी इन फ्यूचर जो भी और डेटा सेट्स आने वाले हैं उन पे वो प्रिडिक्शन कर पाए, और उसको और उसमें और फीचर्स ऐड कर पाए, और मतलब बहुत अच्छे से कंप्यूट कर पाए जल्दी जल्दी वैल्यूज को, ठीक है, और फास्ट हो पाए, ठीक है। तो at each node in the decision tree, the algorithm selects the feature with the highest information gain or gain index to split the data set. तो अब वो हर एक एल्गोरिथम में हाईएस्ट डेटा सेट्स, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन या फिर लोवेस्ट गेन इंडेक्स को देखकर डेटा सेट्स में से एल्गोरिथम को निकाल, फीचर्स को मतलब उसको यूज करके एट्रीब्यूट को निकालता है जो कि हमारी लीफ नोड बनती है। और रिड्यूसिंग इम्प्योरिटी इन डिसीजन ट्री इज इंपॉर्टेंट, और हर एक डिसीजन ट्री में इम्प्योरिटी को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर सकता है? बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है, जो कि ज्यादा टाइम तक चलेगा भी और बहुत एक्यूरेट भी रहेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि था एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग एंड ट्री प्रूनिंग। तो ओवरफिटिंग क्या होता है? जब हमने डिसीजन ट्री को हमारे इतना बड़ा बना दिया कि उसमें जितनी हो सके हमने सारी एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर लिया, या फिर गलती से दूसरा गलत एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें ओवरफिटिंग हो जाता है। एक का ऑर्डर, एक डिसीजन हमारे इतने बड़े बन जाते हैं कि वो डेटा से भी बड़े हो गए। तो फिर ऐसे मतलब ऐसे ट्रीज का मतलब ही क्या, जब हम उसको रिड्यूस ना कर पाए, हम उसको और ज्यादा हमने उसको बस उसमें वैल्यूज वैल्यूज एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। हमारा तो वही मेन कंसेप्ट, मेन हमारा यही रहता है मोटो, कि हम उस डेटा सेट्स को रिड्यूस कर पाए कुछ 2 या 3 एट्रीब्यूट्स में, और डिसीजन ट्री में हम उसे बस मार्क करते हैं, ठीक है। तो ओवरफिटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि डिसीजन ट्री बनाने टाइम हमें मिलती है, ठीक है। ओवरफिटिंग occurs when a model fit too closely to the training data and may become less accurate when encountering new data or predicting future outcomes. So हम डेफिनेशंस के हिसाब से देखें, ओवरफिटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डिसीजन ट्री बनाने के टाइम पे आती है। मतलब हमने ट्रेनिंग डेटा पे इतना सब हमने कर लिया, जैसे हमारे पास डेटा था, हमने उस सबको ट्रेनिंग डेटा मान के यूज करते गए, ये ऐसा हो गया तो ऐसा, ये ऐसा हो गया तो ऐसा, और अब जब फ्यूचर में कोई न्यू डेटा आया हमारे पास,
तो उसको हम गलत प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, उसको हम सही, वो लेस एक्यूरेट हो रहा है उसके, मतलब हमारा उसमें वो जो डेटा सेट था उसमें इतनी वेरिएबिलिटी थी कि हमने उस हर एक वेरिएबिलिटी को, हर एक चीज को हम हमने सिस्टम को, हम डिसीजन ट्री को एक्यूरेट बनाने के चक्कर में हमने उनकी हर ट्रेनिंग डेटा जो आता गया मैंने सबको डिसीजन ट्री में इंक्लूड करा। ऐसे तो फिर मेरा डिसीजन ट्री इतना बड़ा बन गया कि वो ओवरफिट होने लगा, ठीक है। और अब जो फ्यूचर आउटकम्स मेरे आ रहे हैं वो लेस प्रिडिक्टिव हैं, ठीक है। जो न्यू डेटा है वो इतना अच्छे से एक्यूरेट नहीं है प्रिडिक्ट करने में। तो इस कंडीशन को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो मॉडल है वो नॉइज ऑफ द ट्रेनिंग डेटा एंड फेल्स टू कैप्चर, तो इसेंशियल पैटर्न्स उसके कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अंडर फिटेड का मतलब है ये कि मेरा डेटा तो ये था, लेकिन हमारा जो डिसीजन ट्री है वो उसको फिट ही नहीं कर पाया। गुड फिट, या फिर हम कह सकते हैं रॉबस्ट, यानी जो हमारा डेटा था जिसने बहुत अच्छे से फिट किया सारी वैल्यूज को, वो है ये, ठीक है। देखिए इसने कितने अच्छे से सारे डेटा को, देखिए थोड़ी थोड़ी रैंडमनेस तो है ही, पर उसने कितने अच्छे से सबको कवर करते हुए हमारा नया डिसीजन ट्री बना। अब यहाँ देखिए ओवर फिटेड। अब मैं सोचू कि हर एक की जो वेरिएबिलिटी उसको मैं बहुत अच्छे से सबको मार्क करते चलू, तो मैंने ट्रेनिंग डेटा में ही अपना सारा गवा दिया टाइम, सारा डिसीजन ट्री उसी में गुजार दिया। ये देखिए हर एक पॉइंट से लेकर के मैंने सबको कवर करते हुए चला है। तो देखिए इससे हम कहते हैं ओवर फिटिंग, ठीक है। आपको इस ग्राफ, इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आएगा ओवर फिटिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट है ट्री प्रूनिंग। तो ट्री प्रूनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो रिमूव करती है ऐसे पार्ट डिसीजन ट्री के, ताकि जो हमारा ट्री है वो इतना ज्यादा लोड ना ले और इतना फुल ना हो पाए। एक तरीके से ओवर फिटिंग के लिए एक सोल्यूशन होता है ट्री प्रूनिंग। प्रूनिंग का यानी क्या होता है, छांटना, ऐसी चीजें, ऐसे एट्रीब्यूट्स को उस ट्री से हटा देना जो कि अब उसमें इतना काम का नहीं है, और उसको ग्रो करना इतना फुल डेप्थ तक उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रूनिंग। प्रूनिंग ऑल्सो नोन एज अर्ली स्टॉपिंग। आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने बाकी की ये जो अदर चीजें थी हमने इसे रिमूव कर दिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यस नो, ठीक है। हमने बचाया सिर्फ इतना, ओके। तो ये हमारा पोस्ट प्रूनिंग और प्री प्रूनिंग दो तरीके की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कंप्लीटली ग्रोन डिसीजन ट्री होता है और यहाँ पे हम पहले ही स्टॉप कर देते हैं उसको, है ना, पूरा बनने से पहले ही, जनरेटिंग न्यू डिसीजन ट्री, उसके और ब्रांचेस ना बने हम तभी हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये सब था हमारा सेकेंड टेस्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।